30 सेकंड, बस 30 सेकंड की उड़ान थी वो। उसके बाद ज़मीन पर बिखरे शव, जलते मलबे में बदलता एक सपना और 241 लोगों की ज़िंदगी एक झटके में खत्म। कोई बम नहीं फटा, कोई युद्ध नहीं हुआ, बस एक आधुनिक एविएशन सिस्टम की लापरवाही थी। यह हादसा कोई मामूली नहीं था, ये भारत के इतिहास का सबसे भयानक एविएशन डिजास्टर था। मगर सरकार की वही हर बार की तरह एक सी प्रतिक्रिया कि हम इस दुर्घटना से काफ़ी आहत हैं, मगर इस दुर्घटना की जवाबदेही कौन लेगा? और यही सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। अगर एविएशन की हर कामयाबी का क्रेडिट मोदी सरकार लेती है, तो जब एविएशन के फेलियर में 241 लोगों की मौत होती है, तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए ना। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर दुनिया का सबसे एडवांस और सुरक्षित प्लेन माना जाता है, लेकिन टेक ऑफ के ठीक 30 सेकंड बाद स्थिति अचानक बिगड़ गई। विमान आसमान में ठीक से ऊपर उठा ही नहीं। फ्लाइट डेटा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक विमान का लैंडिंग गियर नीचे था, जबकि टेक ऑफ के समय उसे ऊपर होना चाहिए था, और फ्लैप्स ऊपर थे जो टेक ऑफ के वक्त नीचे होने चाहिए थे। यानी पूरा फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन उल्टा था। इसी दौरान कॉकपिट से मेडे यानी इमरजेंसी कॉल का संदेश आया, लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के मेस में जा घुसा। चारों तरफ आग और धमाका। हादसा इतना भीषण था कि विमान और हॉस्टल बिल्डिंग दोनों ही कुछ ही सेकंड में आग के गोले में बदल गए। प्लेन में बैठे 242 पैसेंजर्स और क्रू में से 241 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज के कई छात्र भी मारे गए। देश सदमे में था। सिर्फ एक इंसान ही बच पाया, 40 वर्षीय विश्वास कुमार। सीट नंबर 11A पर बैठे विश्वास कुमार ने टूटी हुई खिड़की से छलांग लगाई और किस्मत से बच गए। अस्पताल में होश में आने के बाद उन्होंने बताया, मैं उठा तो हर तरफ लाशें थी। मेरा भाई भी प्लेन में था, उसका अब तक पता नहीं चला। भारत ने इससे पहले एविएशन में इतना बड़ा हादसा नहीं देखा था, लेकिन यह हादसा हुआ कैसे? क्या यह अचानक आई आपदा थी या एविएशन सिस्टम की घोर लापरवाही का नतीजा? सच्चाई ये है कि हादसे से पहले ही विमान की सेफ्टी को लेकर कई बार सवाल उठे थे। इस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की हालत कई दिनों से खराब चल रही थी। पैसेंजर्स ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए थे। विमान के अंदर एसी ठीक नहीं चल रहा था, कॉल बटन्स काम नहीं कर रहे थे। पैसेंजर्स और कैबिन क्रू दोनों ने मेंटेनेंस इशू की शिकायत भी की थी। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे ही मेंटेनेंस इशू से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा 2023 में हुआ था, जब डीजीसीए ने खुद एयर इंडिया में एक बड़ा स्कैम पकड़ा था। जांच में सामने आया था कि एयर इंडिया के सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अपने इंटरनल सेफ्टी ऑडिट्स पूरी तरह फर्जी तरीके से किए थे। कागजों में 13 ज़रूरी सेफ्टी इंस्पेक्शंस का रिकॉर्ड बनाया गया था, जबकि असलियत में एक भी इंस्पेक्शन नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज से पता चला था कि जिस इंस्पेक्टर का नाम ऑडिट के लिए डाला गया था, उस दिन वो खुद पैसेंजर बनकर सफर कर रहा था। यानी पूरा सेफ्टी ऑडिट फर्जी था। इतनी बड़ी लापरवाही पकड़ने के बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। न कोई एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हुआ, न कोई अफसर सस्पेंड हुआ। बस एक रिपोर्ट बनी और वहीं बात खत्म हो गई। डीजीसीए और एविएशन मिनिस्टर, जो मोदी सरकार की एविएशन क्रांति का हिस्सा थे, पूरी तरह लापरवाह साबित हुए। सरकार हर मंच पर एविएशन सफलता गिनवा रही थी, लेकिन बैकग्राउंड में एविएशन सुरक्षा को लेकर घोर लापरवाही चल रही थी। इस हादसे ने एविएशन सेफ्टी के खोखले दावों को बेनकाब कर दिया है, लेकिन अभी तक एविएशन मिनिस्टर, डीजीसीए चीफ या एयर इंडिया मैनेजमेंट में से किसी ने भी इस त्रासदी की जिम्मेदारी नहीं ली है। न कोई इस्तीफा, न कोई सस्पेंशन, न कोई जवाबदेही। इतनी बड़ी घटना के बाद मोदी सरकार ने क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आया, हार्ट ब्रेकिंग बियॉन्ड वर्ड्स। सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने बयान दिया, हम स्थिति पर पूरी नजर रख रहे हैं, हाईएस्ट अलर्ट पर हैं, रेस्क्यू टीम्स भेजी गई हैं। बस इतना ही? इतने बड़े हादसे पर इतना मामूली जवाब? सच ये है कि ना किसी मंत्री ने जिम्मेदारी ली, ना ही किसी अधिकारी को सस्पेंड किया गया। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया। डीजीसीए के किसी बड़े अफसर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सरकार ने क्या किया? सिर्फ एक जांच कमेटी बैठा दी, जो कई सालों बाद अपनी रिपोर्ट देगी। तब तक शायद लोग यह हादसा भूल चुके होंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है। मोदी सरकार का पिछले 11 सालों का इतिहास उठाकर देखिए, हर बड़ी त्रासदी पर यही कहानी दोहराई गई है। याद कीजिए कुछ पुरानी घटनाएं। बालासोर ट्रेन क्रैश 2023। उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे में 296 लोग मारे गए थे। इतनी बड़ी घटना के बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगने पर बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था, विपक्ष मौतों पर राजनीति न करे। नतीजा क्या हुआ? कोई इस्तीफा नहीं। मोरबी ब्रिज कोलैप्स 2022। गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से 135 लोग मरे थे, फिर भी गुजरात सरकार के किसी मंत्री या अफसर ने रेजिग्नेशन नहीं दिया। गिरफ्तारी हुई, लेकिन सिर्फ पुल बनाने वाली कंपनी के अधिकारियों की। सरकार सेफ रही। हाथरस भगदड़ 2024। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ से 121 लोग मारे गए। किसी बड़े अधिकारी या मंत्री ने जिम्मेदारी नहीं ली। एफआईआर सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइजर्स पर हुई, मंत्री बच गए। महाकुंभ भगदड़ 2025। महाकुंभ में 70 से ज्यादा लोग भगदड़ में मारे गए,
फिर भी कहानी सिर्फ कॉन्डोलेंसेस और कंपनसेशन तक सीमित रही। जिम्मेदारी किसने ली? कोई रेजिग्नेशन नहीं। साफ है मोदी सरकार ने एक नई संस्कृति बनाई है, जीरो अकाउंटेबिलिटी, मैक्सिमम पीआर। आज से 70 साल पहले 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे, तब तमिलनाडु में हुए रेल हादसे में 144 लोग मारे गए थे। शास्त्री जी ने तुरंत मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दिया था, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इस्तीफा लेने से इनकार किया था। फिर भी शास्त्री जी नहीं माने। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि नेता की जिम्मेदारी है जनता के प्रति जवाबदेही। 1999 गैसाल रेल हादसे में 285 मौतें हुई। रेल मंत्री थे नीतीश कुमार। उन्होंने एक पल भी नहीं लगाया और तुरंत इस्तीफा दिया। तब भी सरकार एनडीए की थी, वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। नीतीश कुमार ने कहा, रेल मंत्री हूं तो दुर्घटना की जिम्मेदारी मेरी है। 2013 महाकुंभ इलाहाबाद में भगदड़ हुई, 36 लोग मारे गए। तब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आजम खान ने तुरंत मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इस्तीफा दिया। वो टेक्निकली जिम्मेदार नहीं थे, फिर भी इस्तीफा देकर कहा, मेरे रहते यह हादसा हुआ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। यूँ तो यह हादसा रेलवे स्टेशन का है और मेरे इंतज़ाम की परिधि से बाहर का है। मेरे ज़िम्मे जो जिम्मेदारी थी अध्यक्ष की हैसियत में, वो कुंभ मेले की थी। रेलवे स्टेशन की जिम्मेदारी तकनीकी तौर पर मेरी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि कहीं भी अगर इंसानी नुकसान होता है और वो धर्म से जुड़ा हो, तो वो आम मौत से ज़्यादा दुखद। लेकिन आज मोदी सरकार में क्या ये संभव है? क्या 241 मौतों के बाद भी एविएशन मिनिस्टर सुरक्षित रहेंगे? आखिर पहले की सरकारों में इस्तीफे क्यों होते थे? क्योंकि पहले जनता का दबाव था, मीडिया सवाल पूछती थी। लेकिन आज सत्ता इतनी मजबूत है कि जनता का गुस्सा और मीडिया के सवाल दोनों बेमतलब हो गए हैं। मोदी सरकार में रेजिग्नेशन होते नहीं, ब्लेम लिए जाते नहीं और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ नाम के लिए इंक्वायरी कमेटी के भरोसे छोड़ दी जाती है। दूसरे देशों में जब एविएशन या ट्रांसपोर्ट के हादसे होते हैं तो सरकार के मंत्रियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, इस्तीफे भी होते हैं, जवाबदेही भी तय होती है। ताइवान 2021 ट्रेन हादसे में 49 लोग मारे गए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने तुरंत रेजिग्नेशन दिया। उनके प्रधानमंत्री ने उन्हें रोका, लेकिन मंत्री ने कहा, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। साउथ कोरिया 2014 सियोल फेरी हादसे में 304 मौतें हुई। प्राइम मिनिस्टर चुंग होंग मॉन ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दिया। कहा, मेरे रहते इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, मैं पद पर नहीं रह सकता। जापान में 2005 में एक ट्रेन क्रैश में 107 मौतें हुई। रेलवे कंपनी के प्रमुख ने तुरंत इस्तीफा दिया। जापान में ट्रांसपोर्ट हादसों के बाद मंत्रियों का इस्तीफा देना या सैलरी कट करना आम बात है। ये सिर्फ औपचारिकता नहीं, लोकतंत्र की जवाबदेही है। इन देशों में रेजिग्नेशन का मतलब जनता के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी होती है। लेकिन भारत में एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा हादसा होने के बावजूद एविएशन मिनिस्टर का इस्तीफा तो दूर, कोई अफसर तक सस्पेंड नहीं हुआ। क्या भारत के नागरिकों की जान की कीमत नहीं है? क्या 241 लोगों की मौत इतनी मामूली है कि एविएशन मिनिस्टर कुर्सी पर बैठा रहे और देश सिर्फ जांच का इंतजार करे? आज देश के नागरिक के लिए एक बड़ा सवाल है, क्या मोदी सरकार के राज में मंत्री और अफसरों की जिम्मेदारी सिर्फ उद्घाटनों तक सीमित है? क्या जनता की जानें सिर्फ एक ट्वीट और इंक्वायरी के लायक है? देश ये सवाल क्यों ना पूछे? अगर हर एविएशन सफलता मोदी सरकार के नाम है, तो 241 मौतों वाली एविएशन त्रासदी किसके नाम होगी? और अगर इसके बाद भी कोई इस्तीफा नहीं होता, तो भारत की एविएशन सेफ्टी किस भरोसे चलेगी? सोचिए और सवाल पूछिए। क्यों नहीं आज कोई लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता है जो इस्तीफा देकर नैतिकता दिखाए? क्यों नहीं आज कोई मीडिया एंकर है जो पूछे, मिनिस्टर साहब आप क्यों नहीं हटते? 241 जाने गई, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप सवाल जरूर पूछ सकते हैं।